हर साल आता है एक ऐसा मौका जब आपके हौसले वर्दी में ढलकर आपको नई पहचान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट विंग्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी भर्ती की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हर साल आती है और आपको एक मौका देती है देश की सेवा करने का, वो भी सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस किस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आपको बता दूं, जो एग्जाम का पैटर्न पहले होता था वो एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। अब हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं नए एग्जाम पैटर्न का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर, अगर हम सीपीओ में सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो किस किस डिपार्टमेंट में हमें जाने का मौका होता है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो देश की राजधानी होती है दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। जो बीएसएफ होती है, जो देश की सेवा करती है, बॉर्डर पर आपकी सिक्योरिटी करती है, पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, तो वहां पर जो बीएसएफ होती है तो वो बीएसएफ में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। यहाँ पर आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी, इनकी जो सिक्योरिटी करती है वो सीआईएसएफ करती है। यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, सीआरपीएफ, यानी कि जहां भी एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ती है वहां पे सीआरपीएफ की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इंडो तिब्बत पुलिस, आपने देखा होगा चाइना के बॉर्डर पर, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। यहाँ पर अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको इंडो तिब्बत पुलिस में जाना पड़ेगा। और ये आपकी सशस्त्र सीमा बल, यानी कि जो नेपाल भूटान का जो बॉर्डर है वहां पे आपकी एसएसबी आपकी होती है। इनमें आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। साथ के साथ जो सीएसएफ है, सीएसएफ में आपके पास मौका होता है इसी के थ्रू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का। और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होती है, सभी के सभी डिपार्टमेंट में। इनका जो आपको बताऊंगा, इनकी जो फॉर्म आते हैं एक एग्जाम में हर साल आते हैं, हर साल एग्जाम होता है, हर साल वैकेंसी फिल होती है। तो आपके पास इसीलिए हर साल एक मौका है सब इंस्पेक्टर बनकर देश की सेवा करने का। और ये जुनून होना चाहिए, अगर किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है तो उनके अंदर जुनून होना चाहिए इस जॉब को पाने का। तो इसका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक प्री एग्जाम होता है, और प्री एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद में आपका मेंस होता है। फिर मेंस का रिजल्ट आने के बाद में आपका मेडिकल होता है, और फिर आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। ये आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस है। अब अगर सिलेक्शन की प्रोसेस आप समझ गए तो इसके लिए सर क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। यहाँ पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी चलती है कि क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आपको क्लियरली बता दूं नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है 2025 के में क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए, बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि जिस दिन आपकी कट ऑफ लग रही है ना, उस डेट से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आप अगर फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो या आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो सीपीओ का। यानी कि आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका एग्जाम होने में लगभग पूरी की पूरी प्रोसेस होने में 6 महीने का समय लगता है। तो यानी कि अगर आपको लगता है कि 6 महीने बाद तक हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का मतलब यहां पर है कि आप बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके बराबर हो। बराबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप बीटेक करते हो, बच्चा बच्चा बीटेक करता है तो वो भी तो ग्रेजुएशन के बराबर है, तो वो भी आपका चलेगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप किससे कर रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग से करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, है ना, बीबीए कर रहे हो, तो ये चीजें चल जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, तो वो आपका नहीं चल पाएगा। जैसे आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, मेडिकल नहीं कर सकते, डेंटल नहीं कर सकते, नर्सिंग नहीं कर सकते, फार्मेसी नहीं कर सकते, है ना, आर्किटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और प्रैक्टिकल आप डिस्टेंस लर्निंग से नहीं कर सकते हो। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं सर, यहां पर जो दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए एक चीज और होती है, उनको डीएल की जरूरत होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। आप देख सकते हो, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेस द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस
जिसको एलएमवी बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि आप यहाँ पर मोटरसाइकिल या कार चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। और देखो आपको बताऊं, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो उसके बाद 1 महीने की प्रोसेस के बाद में आपका एलएमवी होता है। यानी कि अगर आप फॉर्म भरने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हो तो बेटर है, उस डेट तक आपका हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, ये मांगा कब जाता है, जब आप फिजिकल में जाते हो ना, फिजिकल में जाते हो तो फिजिकल के टाइम में आपका डीएल मांगा जाता है। सिर्फ दिल्ली पुलिस में मांगा जाएगा, बाकी में नहीं मांगा जाएगा। और डीएल मांगा जाएगा उस टाइम अगर आपका डीएल एलएमवी है उस डेट से पहले, तो आपका फिजिकल कराया जाएगा। अगर एलएमवी नहीं है तो फिजिकल नहीं कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर्म भर देते हैं, मेहनत कर लेते हैं, पेपर पास कर लेते हैं, फिजिकल के लिए जा रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कि डीएल भी चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। तो वहां पे उन बच्चों को एक सुनहरा मौका खो देते हैं वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का। आइए बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से, यानी कि किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं चाहते, तो ये 20 साल से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसमें सिलेक्शन लिया था। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। यानी कि आपको बताऊं, सच में मेरी एज एक ही दिन से हुई थी। यानी कि जो डेट मांग रखी थी पर्टिकुलर उसी डेट को मेरी एज हुई थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन आप यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ये एज 25 से 28 हो जाएगी, 20 से 28 हो जाएगी, है ना। अगर आप SC ST से हो तो ये आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि ये 20 से 30 हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक, 3 साल बाद तक आप इस सीपीओ का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये थी आपकी एज। अब देखो ध्यान से इस बात को समझ लेना, ये तो मैंने आपको बता दिया डीएल के बारे में। अब देखो अगर हम सैलरी की बात करें, देखो सबसे बड़ा मोटिवेशन कहां मिलता है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप सीपीओ में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं और ये जो है दिल्ली पुलिस, ये आपकी सी ग्रेड की पोस्ट होती है और इसका पे ग्रेड 4200 होता है। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं, ये स्टार्टिंग सैलरी 58,000 के अप्रोक्स मिलती है इन हैंड। जैसे जैसे आपका समय ड्यूरेशन बढ़ता जाता है जॉब करते टाइम, तो ये जैसे जैसे आप सब इंस्पेक्टर की रैंक पर रहोगे तो ये मैक्सिमम 1,12,000 तक जा सकती है। ये आज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, ये आपके 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। जैसे ये 8 आएगा ये बढ़ जाएगी। अगर आप इसी प्रकार से ये इसमें बनते हो सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में, तो ये आपकी बी ग्रेड की पोस्ट होती है, नॉन गजेटेड। और इसमें भी पे ग्रेड तो 4200 होता है, बस ग्रेड बदल जाती है बी। और यहां पर आपकी जो है 60,400 आपकी कितनी होती है, ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। ये सारी की सारी स्टार्टिंग सैलरी होती है और मैक्सिमम 1,12,000 तक यहां भी जान सकते हो। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम पे लेवल की बात करें, 6 पे लेवल, यानी कि छठा पे लेवल में आएंगे, ये 6 पे लेवल में आएंगे। और जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीएसएफ होता है, ये 2800 पे ग्रेड होता है और 45,000 इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो सैलरी बहुत बेहतरीन है। यानी कि आपको अगर एक बार आपकी जॉब लग गई तो फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों के आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स की बात करेंगे बाद में, अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन की। देखो बड़े ध्यान से, अगर हम बात करें हाइट की, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो उनके लिए हाइट का पैरामीटर ये है। वो पैरामीटर क्या है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में बिना फुलाए आपकी चेस्ट 80 होनी चाहिए और फुलाने के बाद, फुलाव के बाद में 85 होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, महाराष्ट्र, कश्मीरी वैली से, लेह लद्दाख से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, 165 होगी। और हाइट जो चेस्ट है वो सेम रहेगी, यानी कि जो जनरल की है वही यहाँ पे होगी। लेकिन अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट में और भी छूट मिल रही है, 62.5 की हाइट हो जा रही है आपकी। और 62.5 की हाइट हो जा रही है, चेस्ट में आपको यहाँ पर बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद में 82 हो जा रही है। ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो अनरिजर्व से दिल्ली पुलिस के लिए, ध्यान से बात को समझ लेना, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो अनरिजर्व से दिल्ली पुलिस के लिए, आपकी हाइट 157 है, चेस्ट में कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, डोगरा, महाराष्ट्र इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो आपकी हाइट बेटा होनी चाहिए 155। अगर आप बिलोंग करते हो किससे, एसटी से बिलोंग करते हो फीमेल कैंडिडेट, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 154।
ये दिल्ली पुलिस का पैरामीटर है हाइट का। अगर हम बात करें सीपीओ के लिए अदर वैकेंसी यानी कि सीआईएसएफ के लिए, बीआईएसएफ के लिए, आपके आईटीबीपी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, तो इनके लिए क्या है हाइट का पैरामीटर? अगर आप अनरिजर्व से हो तो 170 हाइट, चेस्ट 80 से 85 होनी चाहिए। आप यही गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, ये मेल की बात कर रहा हूं मैं। डोगरा, आप कश्मीरी, लेह लद्दाख, इनसे बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 165। चेस्ट का फिर वही सेम रहेगा। आप गोरखा कैंडिडेट हो, देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे गोरखा कैंडिडेट का एक अलग से कॉलम दिया हुआ है, तो इनके लिए 157 आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का पेरीमीटर सेम है। लेकिन अगर आप लड़कों में एसटी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, एसटी है ना, एससी एसटी होता है, तो एसटी एससी में कोई छूट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, हाइट की एससी में कोई छूट नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एससी में छूट है, नहीं कोई छूट नहीं है, लेकिन छूट कहाँ है? एसटी में छूट है। तो एसटी में 162.5 होनी चाहिए, चेस्ट 77 होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 होनी चाहिए। अगर वहीं हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का पैरामीटर है, सेम पैरामीटर यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी और इसमें भी सेम है यहाँ पर। बस चेंज कहाँ पे आया? चेंज आया आपका यहाँ पे गोरखा में। इसमें गोरखा को भी शामिल कर लिया गया, वहां पे गोरखा नहीं है, ये ध्यान रखना। सारा का सारा पैरामीटर सेम है। अच्छा, अगर हम बात करें अब सीपीओ के यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी कि पीटी में क्या होता है सर? फिजिकल जब होता है क्या होता है, उसमें क्या क्या करना है, फिजिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिजिकल के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, एक सबसे पहले होता है 1.6 किलोमीटर की रेस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, मेल हो या फीमेल हो, देखो मेल में 1.6 की होगी और यही फीमेल में कितनी होगी? 1800 मीटर की होगी। अच्छा, जो मेल है, मेल को ये 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी, और फीमेल को ये जो 800 मीटर है, ये 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसकी रेस को पास करने के बाद आपका 100 मीटर की एक दौड़ होती है, 100 मीटर की दौड़ होती है, जिसको हुसैन बोल्ट ने 9.58 सेकंड में कंप्लीट किया था। आपको जो मेल कैंडिडेट है, इसको आपको 14 सेकंड में, यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं 14 नहीं 16 ही है, 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो फीमेल है, ये 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। देखो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन हो सकता है, ये 14 हो सकती है, शायद टाइपिंग एरर हो सकता है, मैं कंफर्म याद नहीं है मेरे अभी, ठीक है ना। 16 या 14 इनमें से कोई एक है। आप 14 को मान के चलोगे तो 14 भी बहुत सफिशिएंट टाइम है, इजीली हो जाता है, 12-13 में लड़के कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। अब इसके बाद में जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 3.6 मीटर का 3 चांस मिलेंगे आपको कंप्लीट करने के लिए, लड़कियों के लिए 2.7 मीटर का, और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। अरे आप तो गांव के बच्चे होते हो, गांव के बच्चे फटाफट उछल कूद करते हैं और आराम से, इजीली, इतना टफ नहीं है, इजी है, कर सकते हो। हाई जंप की बात करें 1.2 मीटर है, 3 चांस में। जैसे हम भी जब बच्चे थे तो गांव में खाट खड़ी करके, खाट का नाम सुना है ना, चारपाई जिसको बोलते हैं, उस पे वो कूद के देखते थे जब बच्चे थे, तो जब बच्चे कूद जाते थे तो आप तो बड़े हो चुके हो, कूद जाओगे इजीली, ठीक है। लड़कियों के लिए 0.9 मीटर है 3 चांस में, और यहाँ पे एक लड़कों के लिए अलग से होता है शॉर्ट फुट, यानी कि जो गोला होता है ना, गोला, गोले को फेंकना होता है, उसका जो वेट होता है, वो वेट होता है 16 लैब्स, और यहाँ पे 4.9 मीटर आपको फेंकना होता है। अब सोचो, एक बात सोचो, ध्यान से समझना, अगर मान लो आप कितनी हाइट के हैं, 170 सेंटीमीटर, लगभग 6 फीट हाइट के हैं, और आप उसको लेके गिरोगे भी तो वो जाके कितने फीट पे गिर जाएगा? 10 फीट पे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने पे गिरना है आपको? 14 फीट के आसपास आपको फेंकना है, तो इजी है, फेंक जाएगा, है ना, तो इतना टफ नहीं है। आप देखो एग्जाम पैटर्न, अच्छा सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए हैं, जो एग्जाम पैटर्न पहले था उससे बदल चुका है। अच्छा, बदलने में बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो रही है, कुछ बच्चों को बेनिफिट मिल रहा होगा, कुछ बच्चों को इसका लॉस हो रहा होगा, ठीक है। वो डिसाइड आप खुद करना, किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको लॉस मिलेगा। यहाँ पे पेपर, इसका 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। यहाँ पे अगर मैं प्री की बात करूं, तो प्री में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन, एक जनरल इंटेलिजेंस के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जीके के और जीए के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब समय होता है यहाँ पे 2 घंटे, देखो पहले ये समय 2 घंटे था, अभी भी 2 घंटे है, लेकिन चेंज क्या हुआ इस बात को समझ लेना,
कि सेक्शनल टाइमर दे दिया 30 मिनट का, यानी कि आपको ये जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है ना, इसको आपको 30 मिनट ही करने को मिलेंगे। अब इसकी कट ऑफ जो है ना, इससे क्या होगा, इसकी कट ऑफ जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, अगर 2025 की बात करूं, 2025 की बात करूं, सॉरी 24 की बात करता हूं, 25 तो अभी नहीं हुआ क्लियर, फॉर्म ही आए हैं। 24 में जनरल कैंडिडेट की 119 कट ऑफ थी आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200। पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा था। अब देखो, अब अगर आपका पेपर का स्टैंडर्ड सेम रहा तो ये कट ऑफ आपकी 110 तक चली जाएगी 200 में से। और मैंने तो बहुत ज्यादा बता दी, क्या पता 105 भी चली जाए। तो यानी कि प्री पास करना इतना बड़ा काम नहीं रह रहा है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शनल टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जो बच्चा इन दो में महारत हासिल कर ले, इन दो को 30-30 मिनट में निपटा ले, यानी कि एक 100 क्वेश्चन पे 30 मिनट में कमांड कर ले, इनको तो 30 मिनट में दुनिया करेगी। इनको ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 30 मिनट में ना करे। अरे इनको तो ऐसे बच्चे हैं जो 15-15 मिनट में निपटा देंगे, 15-15 मिनट में। ठीक है, आपको बस 30-30 मिनट में इन दोनों पे फोकस करना है, मैथ्स पे, रीजनिंग पे। और ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। जब हमारे टाइम पे पहले एसएससी में क्या होता था, एसएससी में भी ऐसे एग्जाम पैटर्न होता था, लेकिन वहां पे ये सेक्शनल टाइमर नहीं था। लेकिन जो बच्चे जैसे मेरे जैसे बच्चे थे, मैथ रीजनिंग बहुत जबरदस्त था, इंग्लिश और जीएस इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम क्या करते थे, जीएस को और इंग्लिश को टाइम देते थे। तो जब जीएस और इंग्लिश को टाइम देते थे तो उस सिचुएशन में ये 30-30 मिनट में पॉसिबल होते थे। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, ये पेपर होने के बाद आपकी कट ऑफ लगेगी, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब देखो, वो पेपर हुआ, आपकी कट ऑफ लगी, आपका फिजिकल हुआ। अब आपका फिजिकल जो बच्चे पास करेंगे वो दे पाएंगे पेपर टू। पेपर टू, अच्छा, पेपर टू प्योरली इंग्लिश का होगा। देखो ध्यान से बात समझ लेना, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि सीजीएल की इंग्लिश का मेंस का पेपर और इसकी इंग्लिश के मेंस का पेपर का लेवल सेम होता है। नहीं, इसका लेवल थोड़ा सा कम होता है उससे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जब लेवल कम होता है तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन है आपके और 200 नंबर है। और वापस यहाँ पे क्या बोल दिया, 2 घंटे का समय है, लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ को, ये नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, रेफर टू पैरा 12.82 को रेफर कर दिया। अब इस 12.821 को अगर मैं चेक करूं तो यहां पे बोल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन द पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। अच्छा, ये 4 पार्ट क्या हो गए, ये तो उसने मेंशन नहीं किया, बट ये बोल दिया कि ये जो पेपर है 200 नंबर का, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी जो आपको सेक्शनल टाइमर दिया जाएगा 30-30 मिनट दिया जाएगा। यानी कि पक्का कंफर्म बात है कि यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सर, कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी कट ऑफ कम देखने को, यानी कि जहां पर आपके पैसेज आ जाएंगे, तो वहां पे पैसेज आ जाएंगे तो पैसेज में ड्यूरेशन टाइम ज्यादा लगता है, और जिन बच्चों की अंग्रेजी वीक होती है उनको तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो यहां पे भी आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 2.5 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि एक गलत क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 0.25 की। यानी कि अगर आपने 4 गलत क्वेश्चन कर दिए तो जो आपका 5वां सही क्वेश्चन है वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। हर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ध्यान से बात समझना, अगर हम बात करें पोस्टिंग की, तो यहाँ पे जो पोस्टिंग है, जो सीपीओ में, जो आपके सीएपीएफ में एसआई बनते हैं, उनकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। यानी कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग होती है। जैसे मान लो बीएसएफ होगा, बीएसएफ की पोस्टिंग आपकी बॉर्डर पर होगी। कौन कौन से बॉर्डर, आपका जम्मू के बॉर्डर पर होगी, आपके पंजाब के बॉर्डर पर होगी, बंगाल के बॉर्डर पर होगी, आपके राजस्थान के बॉर्डर पर होगी और गुजरात के बॉर्डर पर होगी। ऐसे ही अगर आप बात करो आईटीबीपी की, तो आप देखोगे जो आपका चाइना बॉर्डर है उसमें पूरी की पूरी आईटीबीपी है। आप बात करोगे एसएसबी की, तो जो आपका नेपाल भूटान का बॉर्डर है उस पे पूरे पे क्या है, एसएसबी है। ठीक है, सीएसएफ कहाँ है, सर, सीएसएफ देश के अंदर जो भी आपका मेट्रो स्टेशन हुआ, आपका रेलवे स्टेशन हुआ, आपका एयरपोर्ट हुआ, या आपके मंत्रालय हुए, वहां पे क्या होगी, आपकी सीएसएफ होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। भाई ये तो मैंने आपको बता दिया, दिल्ली पुलिस है तो पुलिस तो जिस स्टेट की होती है वहीं रहती है, तो ये दिल्ली में ही रहेंगे। इनकी लाइफ टाइम पोस्टिंग एक ही जगह होगी, और इनकी पोस्टिंग क्या होगी, चेंज होती रहेगी। चेंज कैसे होगी, जैसे प्रमोशन मिलेगा आपकी पोस्टिंग चेंज हो जाएगी। और दूसरी चीज, पोस्टिंग इस तरीके से भी बदलती है कि आपकी बटालियन मूवमेंट करती है।
यानी कि बटालियन 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद बटालियन चेंज होती है, तो 4 साल के बाद आपकी जगह बदलनी ही बदलनी है। ठीक है? लेकिन आपकी जिस बटालियन में हो, उससे दूसरी में कब जाओगे? जब आपका प्रमोशन होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अब इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ाया जाए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए, इसके नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ना है, तो आप हमारे स्मार्ट विंग्स चैनल को ज्वाइन कर लेना। और साथ के साथ सुनना ध्यान से एक बात और, मैं आपको बताना भूल गया, मैथमेटिक्स नहीं, इंग्लिश भी। मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, इंग्लिश भी। पूरी की पूरी इंग्लिश आपको यहाँ पे और मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हो, जैसे आप स्मार्ट चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो देखोगे आप यहाँ पर आपका कंप्लीट मैथ्स का पूरा कोर्स है। यहाँ पर बेसिक इंग्लिश एसएससी एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की इंग्लिश 2025-26 की है। अच्छा, ये कोर्स चल रहे हैं, बात से समझना। देखो, जैसे 16 वीडियोज है, ये कोर्स कंटिन्यू है। जब तक आपके पास वीडियो आएगी, लगभग ये 20 हो जाए, 25 हो जाए, क्या पता कोर्स भी पूरा हो जाए। ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे देखोगे टॉपिक वाइज भी है, जैसे कि यहाँ पे आप बात करते हो नाउन का पूरा टॉपिक है। अब यहाँ पे देख बात करो परसेंटेज का, अलग से पूरा का पूरा टॉपिक है। और साथ के साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को भी मिलेगी। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लेना, और स्टार्टिंग से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाना बिल्कुल, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी भी आपका कोई कमेंट है या डाउट है, तो वो कमेंट में कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।